होता है बेयरिंग? बियरिंग जानते हो? ब्रश में, बियरिंग में, इस सब में जो क्षति होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक। घर्षण के कारण क्षति होता है। रगड़, बियरिंग बहुत ज्यादा चलेगा तो उसमें रगड़ होगा, उस रगड़ के कारण जो क्षति होता है उसे हम कौन क्षति कहते हैं? यांत्रिक क्षति। कहता है आर्मेचर के वायु के घर्षण, बियरिंग के घर्षण तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली क्षति को कौन क्षति कहते हैं? यांत्रिक क्षति कहते हैं। डीसी जनरेटर की सारी क्षतियां सुविधा पूर्वक निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। फॉर्मूला है जो तुमको दिल करे तो याद कर लेना। कहते हैं स्ट्रेच क्षति होता है जो लोह क्षति और यांत्रिक क्षति का एडिशन होता है। यांत्रिक क्षति तो फिर वही हो गया, ब्रश में, वायरिंग में जो घर्षण के कारण क्षति होता है वो यांत्रिक क्षति, और लोह क्षति हो गया अस्थिर क्षति जो क्रोड में होगा कि कॉइल में होगा। एक होता है कांस्टेंट लॉस, नियत क्षति, लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति। एक होता है अस्थिर क्षति, इसमें होता है आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। एक होता है कुल क्षति जिसमें नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति होता है। ये सर फॉर्मूला है जो फिक्स है, आपको याद करना है। डीसी जनरेटर की दक्षता, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दक्षता का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। दक्षता बोले तो, दक्षता बोले तो आउटपुट बाय इनपुट। दक्षता बोले तो क्या? आउटपुट बाय इनपुट, यानी आउटपुट को इनपुट से भाग दे दोगे और दक्षता प्रतिशत में अगर निकालना है तो आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। अब आउटपुट के अलग अलग प्रकार ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा बताओ, उत्पन्न हुआ, अगर मान लो कि उत्पन्न हुआ मतलब वो आउटपुट हुआ कि इनपुट हुआ? क्या हुआ? तो कहते हैं देखो यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी, उत्पन्न विद्युतिक शक्ति जो आउटपुट में उत्पन्न हुआ, अब बट्टा इनपुट यांत्रिक शक्ति, गुना कितना? गुना कितना? 100। उसके बाद आओगे तो वैद्युतिक दक्षता बराबर होता है, देखो आउटपुट बाय उत्पन्न है, आउटपुट बाय इनपुट, जो भी होगा आउटपुट बाय क्या होगा? उत्पन्न यानी इनपुट होगा। आउटपुट बाय वैद्युतिक शक्ति बटा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। यहां उत्पन्न आउटपुट नहीं है, उत्पन्न ये इनपुट है, और ये हो जाएगा आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा इनपुट यांत्रिक शक्ति। ये हो जाएगा व्यावसायिक दक्षता, कमर्शियल इफिशियंसी। यह वैद्युतिक दक्षता, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। यदि फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसका जो सवाल देगा तुमको दोनों वैल्यू दे देगा, भाग देके 100 से गुना करके खाली आंसर ले आना है। कभी वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो। व्यावसायिक दक्षता बराबर होता है यांत्रिक दक्षता गुना वैद्युतिक दक्षता। डीसी जनरेटर की दक्षता ये पूछता है कितना से कितना परसेंट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 85 से 95%। डीसी जनरेटर निम्न ब्रश घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक जो होता है ब्रश का वो अधिमान्य होता है कितना? 0.35। अच्छा सर, हर पदार्थ का अपना घर्षण गुणांक होता है, क्या होता है? घर्षण गुणांक का कोई मात्रक होता है रे? पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि। तो कहते हैं डीसी जनरेटर में निम्न ब्रश का घर्षण गुणांक कितना होता है? 0.35। थीटा मैकेनिकल गुना P/2, P/2 P पिच है, बराबर होता है थीटा इलेक्ट्रिकल। इस पर हम अलग से चर्चा कर देंगे। अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम का ही मामला है। ये देखो डीसी जनरेटर का समानांतर में प्रयोग का क्या मामला है। अगर मान लो कि इसी घर में एक जनरेटर से सप्लाई आया है और वो जनरेटर खराब हो जाएगा तो घर में सप्लाई बंद हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई अभी घर में सप्लाई बंद हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई हॉस्पिटल है और उसमें वेंटिलेटर पे बहुत सारे लोग हैं। अगर मान लो कि कोई हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर पे बहुत सारे लोग पड़े हुए, अल्लाह एक जनरेटर चल रहा है वो खराब हो गया, वेंटिलेटर में तो मेरे वो दोस्त 1 मिनट के अंदर खत्म है कहानी। कितनों बाप बाप करेगा कि वो बच जाए, वो नहीं बचेगा। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर कहानी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल जनरेटर का प्रयोग करते हैं। पैरेलल जनरेटर मतलब अगर ये खराब भी हो गया ना, तो देखो अगर ये जनरेटर का आउटपुट हम यहां ले लिए हैं
और ये मान लो पंखा या बल्ब चल रहा है इससे, अगर ये खराब भी हो जाएगा तो यहां से सप्लाई चला जाएगा। अगर ये खराब भी हो जाएगा तो यहां से सप्लाई नहीं चल जाएगा हो, ऐसे सप्लाई आते रहेगा। अगर ये खराब हो गया तो यहां से सप्लाई, और ये खराब हो गया तो यहां से सप्लाई, दोनों चले, दोनों हर वक्त चलेगा। जहां पे भी सर अगर नहीं चलाओगे तो फिर एक बंद हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी अगर मान लो नया जनरेटर है तो तेल बचाने के चक्कर में लोग आइडल भी रखता है। आइडल रखता है मतलब इसको सिर्फ कनेक्ट करके रखता है। आज जैसे ही देख लिया ये खराब हो गया तो सर भैया इसके सर्किट को ऑन कर देता है। या कुछ ऑटोमेटिक वाला भी मामला होता है कि अगर ये और इसका करंट सप्लाई बंद हो जाएगा तो अपने आप इसका करंट सप्लाई चालू हो जाए। जैसे अभी देखो तुम्हारे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तुमको पता भी चलता है लाइन कब जाता है कब आता है, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि बहुत मिनिमम ईसर होता है टनल डायोड की सहायता से। एक डायोड है जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना होता है टनल डायोड। टनल डायोड का काम है सर कि 10⁻⁻12 सेकंड में स्विच को ऑन ऑफ कर देगा। 10⁻12 सेकंड समझते हैं? 1 सेकंड 10⁻1 हो गया तो 1/10 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड। 10⁻2 हो गया 0.002 सेकंड, 001 सेकंड। अगर 10⁻3 हो गया 0.0001 सेकंड। 10⁻12 है तो तुम सोच लो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा जिसमें टनल डायोड जो है स्विच ऑफ करके ऑन करते, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है टनल डायोड, तो उसको भी इसमें आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा, मान लो तो ये दोनों को पैरेलल में चलाएंगे तो दोनों का वोल्टेज समान होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों का फेज भी समान होना चाहिए। इसका अगर फेज है तो इसके फेज में, इसका अगर न्यूट्रल है तो इसके न्यूट्रल में जोड़ देना चाहिए। कहते हैं मेरे दोस्त सब कुछ दोनों का समान होना चाहिए, विरोध भी दोनों में, प्रतिरोध भी दोनों में समान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो चला अगर वोल्टेज ज्यादा अगर वोल्टेज कम हो जाए। पैरेलल में वोल्टेज कभी ज्यादा कम होता है? पैरेलल में जब भी होगा वोल्टेज क्या होगा? समान। कहता है दो जनित्रों को समानांतर चलाने में से सप्लाई की स्थिरता, मतलब सप्लाई स्थिर रूप से कांस्टेंट रूप से मिलते रहेगा। अस्थिरता के साथ साथ मरम्मत की सुविधा भी मिल जाती है। अगर मान लो ये खराब हो गया तो इसको तब तक चालू कर देंगे और तब तक इसको ठीक कर लेंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरम्मत की सुविधा भी मिल जाती है और अतिरिक्त इकाई यानी अतिरिक्त लोड लगाने के लिए आसान हो जाता है। अगर मान लो इसमें से ये खराब हो गया, ये यूनिट खराब हो गया ये यूनिट खराब हो गया, तब तक इसको चालू कर देंगे, ये यूनिट लगा लेंगे। बोलो रे। अब कहता है कि दो जनित्रों के समानांतर चलने की अवस्थाएं क्या है? तो भैया बताओ, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे कि पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दोगे? धन धन से ऋण ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए। दोनों जनित्रों का वोल्टेज समान होना चाहिए कि असमान होना चाहिए? अब दोनों जनित्रों की क्षमता भी समान होनी चाहिए। अब कहता है अगर दो जनित्र समानांतर में चल रहे हो और एक जनित्र हटा लिया जाए तो पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। देखो अगर ई जनित्र दोनों चल रहा है समानांतर में, इसको तुम हटा लोगे तो इसकी उत्तेजना धीरे धीरे घट जाएगी और इसकी उत्तेजना धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि इसको भैया कहीं ना कहीं अगर ये हटा लोगे तो कुछ ना कुछ तो लोड का डिफरेंस है ना करेगा। अब बता आर्मेचर रिएक्शन। ये आर्मेचर रिएक्शन क्या है? देखो अगर मान लीजिए इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आर्मेचर रिएक्शन देखो, एक बात बताओ कि अगर
ये जो तुमको स्लॉट दिख रहा है यही ना आर्मेचर है। ये जो स्लॉट दिख रहा है ये आर्मेचर है। ये जो स्लॉट दिख रहा है ये क्या है? क्या है रे? आर्मेचर। इस पे जो क्वाइल लपेटा हुआ है वो आर्मेचर क्वाइल है। इस पे जो क्वाइल लपेटा हुआ है ये आर्मेचर क्वाइल है। एक बात बताओ, ये अगर इस पे ये क्वाइल है और जिस पे ये लपेटा हुआ वो आर्मेचर है। जिस पे क्वाइल लपेटा होता है उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर। और जो लपेटा होता है उसको क्वाइल कहते हैं। और ये हो गया आर्मेचर। बोलबे नहीं करेंगे? कभी पंखा खोल के देखा है? पंखा में जिस पर क्वाइल लपेटा होता है, खांचा खांचा बना होता है, वो हो गया आर्मेचर। और जो लपेटते हैं तांबा का तार वो हो गया क्वाइल। बोलबे नहीं करेंगे? ई हो गया मेरे दोस्त आर्मेचर क्वाइल की आर्मेचर। और जकरा पर ही लपेटा हुआ है। देखो बात बताओ, ये अगर यहाँ नॉर्थ पोल है और इधर से ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है और ये घूमेगा तो फैराडे का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चालक तार घूमेगा तो उसमें, अगर ये चालक तार घूमेगा और फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ ना जनरेट होगा रे। अगर ये चालक तार घूमेगा, अगर ये चालक तार ये भी चालक है और ये सिलिकॉन स्टील का है तो स्टील भी ना चालक है। दोनों घूमेगा तो मेरे दोस्त इसमें तो करंट जनरेट होगा, ब्रश से हम ले लेंगे बाहर, लेकिन इसमें भी तो थोड़ा बहुत करंट जनरेट होगा। इसमें करंट जनरेट होगा, इसको बाहर ले लेंगे, लेकिन इसमें भी तो करंट जनरेट होगा। बोलबे नहीं करें? तो भैया कहते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं आर्मेचर में जो करंट जनरेट होता है इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब आर्मेचर में करंट जनरेट होगा, तो जब करंट जनरेट होता है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। एगो चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकल ही रहा है, एगो एकरो से निकलेगा, तो दोनों में रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? थोड़ा और समझो, यहां समझ में आएगा। देखो चला, इधर मान लो ये नॉर्थ पोल है और इधर मान लो ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है। इधर से किधर जा रहे हैं? अब ये घूमेगा। रूल ये कहता है कि अगर ये चालक तार किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। अगर ये चालक तार है और ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो ईएमएफ जनरेट करेगा। बोलबे नहीं करेगा? तो भैया ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है और ये चालक तार इसमें घूमेगा, ये भी चालक है और ये भी चालक है जिस पर ये लपेटा हुआ, ये आर्मेचर और ये आर्मेचर क्वाइल है। अगर इसमें भी करंट जनरेट होगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन करंट जनरेट होगा। अगर करंट जनरेट होगा तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा। एगो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहा है, ये भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा। आपको ये पता है कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर या उत्पन्न होने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। बोलो ने? तो भैया इधर से भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, इधर से भी गया, तो बताओ तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? इसी को चूंकि आर्मेचर के द्वारा करंट जनरेट हुआ, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसके कारण चुंबकीय बल रेखा निकला, यह इसका रिएक्शन किया, इसीलिए इसको आर्मेचर रिएक्शन कहते। अब देखिए, आर्मेचर और आर्मेचर क्वाइल में डिफरेंस समझ में आता है रे? जगह पे लपेटते हैं वो क्या है? हाँ, अब जिसको लपेटते हैं
देखो ये है नॉर्थ पोल, इधर गया। ये अगर मान लो कि ये आर्मेचर क्वाइल है, स्लॉट है जो कटा हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ रहा है और ये यहां से जो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ रहा है, ये दोनों में जो रिएक्शन हो रहा है इसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब इससे बताओ लाभ होगा कि हानि हो? तो अभी भी सर रिएक्शन से लाभ हो सकता है, कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर द्वारा, किसके द्वारा? स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर, देखो ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, बोलन रे, किधर से किधर जाएगा? और ये मान लो आर्मेचर है और इसके ऊपर ये कॉइल लपेटा हुआ है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, तो भैया इसका एक रिएक्शन बनेगा कि नहीं इधर की तरफ? ये मेन चुंबकीय क्षेत्र तो ये ना जनरेट कर रहा है, बोलवे नहीं करेंगे। कहता देखो आर्मेचर द्वारा, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, ये आर्मेचर है, इसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, ये है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव, इस पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, किस पर? मुख्य पर। किसके द्वारा? आर्मेचर के द्वारा पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता। आर्मेचर रिएक्शन मुख्य फ्लक्स की एक समानता बताओ। ये जो मेन फ्लक्स है, ये जो मेन फ्लक्स यही ना है रे, ये क्या है? मेन फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स है। इस मेन फ्लक्स की एक समानता कोई आकर नष्ट करेगा कि बढ़ा देगा? तो सर इससे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन मुख्य फ्लक्स की एक समानता को क्या करता है? नष्ट करता है। इससे मुख्य पोल्स पर विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होने के कारण उनका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये जो मेरे दोस्त मुख्य पोल है, ये जो मुख्य पोल है, इसका चुंबकत्व पर असर पड़ जाता है और इसकी एक समानता नष्ट हो जाती है, इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। कहता है इससे मुख्य पोल में विचुंबकन, विचुंबकन मतलब चुंबकीय गुणों का कम हो जाना कि बढ़ जाना? क्या हो जाना? विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होने के कारण उनका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। यही आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर प्रतिक्रिया से जनित्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान बताओ और दक्षता घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? ईएमएफ का मान और दक्षता घट जाता, क्योंकि ये एक प्रकार का रिएक्शन है जो मेन चुंबकीय क्षेत्र का, मेन फ्लक्स का विरोध करता है कि सपोर्ट करता है। वेरी गुड। हैमरिंग, देखो एक चीज और ध्यान रखना, हैमरिंग करोगे मतलब हैमर का मतलब होता है हथौड़ाबाजी। ओवर हीटिंग मतलब बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो चुंबकीय गुण कम हो जाता है। कहते हैं हैमरिंग व ओवर हीटिंग के कारण भी जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, खो देता है, मतलब कम हो जाता है। डीसी स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित मतलब सर सेल्फ एक्साइटेड। एक होता है पृथक उत्तेजित, पृथक उत्तेजित में क्या था? ये पृथक उत्तेजित है कि स्व उत्तेजित? क्या है ये? कहते हैं डीसी स्व उत्तेजित जनित्र की गंभीर शॉर्ट सर्किट या लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखा जाए तो अवशिष्ट चुंबकत्व, मतलब लंबे समय तक इसको तुम बिना उपयोग किए छोड़ दोगे तो धीरे धीरे इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त। बहुत दिन के बाद स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं हो, स्टार्ट इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, करंट नहीं देगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर की घूर्णन की दिशा के अग्र लीड क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे होता क्या है, ये नॉर्थ पोल है, फिर से उसको नया बैटरी लगा के चार्ज कर देंगे, बैटरी खाली बदलना। ये जो सर चुंबकीय गुण इसका समाप्त हो जाएगा
इसको कुछ नहीं करना, फिर से वो नया बैटरी लगा दोगे चार्ज, फिर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ने लगे। ये तो चला एक प्रकार का तारे न है रे, ये तो क्वाइल है, कॉपर का क्वाइल है, जिसमें सर करंट दोगे तो फिर से सर ये शुरू हो जाए। अच्छा सर बैटरी जब बहुत दिन तक रखे रखे अपने आप डिस्चार्ज नहीं हो जाता है, वही ना मामला है। अगर बहुत दिन तक रख दोगे बैटरी या डीसी, अच्छा अगर सेपरेटली एक्साइटेड है तो उत्तेजित जनित्र में गंभीर शॉर्ट सर्किट होगा या कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत दिन तक तुम कोई भी जनरेटर को छोड़ दो तो जनरेटर में धीरे धीरे चुंबकीय गुण कम हो जाएगा, और जब चुंबकीय गुण कम होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम हो जाएगा तो भैया वो काटेगा कम तो ईएमएफ कम देगा। क्वेश्चन कहेगा ना खाली कि बहुत दिन तक छोड़ दिया अब क्या होगा, बोलेंगे चुंबकीय गुण उसका लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त। अब देखो कहता है आर्मेचर प्रतिक्रिया सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान किया जाता है। अब अग्र लीड क्या होता है, एक होता है अग्र लीड, लीड का मतलब होता है सर कभी टेस्ट मैच में लीड सुने हैं, अरे इन्हें सुने हैं, भारत को 100 रन का लीड मिल गया, भारत 10 विकेट से हार गया, लीड का मतलब होता है आगे जाना। अरे कभी कभी मैंने देखा है वोट वगैरह में भी कहता है 100 वोट से लीड कर रहा है, लीड करना मतलब क्या होता है आगे चलो, लीड करना मतलब कहता है आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब आर्मेचर का रिएक्शन सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में अग्र लीड, अगर ये आर्मेचर है और ये घूम रहा है ऐसे, इसमें जो ब्रश लगा हुआ होगा मेरे दोस्त, ये ब्रश मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, ये अगर ऐसे है ये भी ऐसे ही होगा, ब्रश को तुम ऐसे नहीं लगा सकते हो, ब्रश को तुम ऐसे नहीं लगा सकते हो, अगर ब्रश को तुम ऐसे लगा दोगे तो फिर आर्मेचर का रिएक्शन रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर सीध में लगाओगे, इसको अग्र लीड कहते हैं, अगर सीध में लगाओगे तो आर्मेचर का रिएक्शन कम होगा, बंद नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ना तो चला आर्मेचर रिएक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर तुम्हारा फ्लक्स मेन फ्लक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, अब मेन फ्लक्स डिस्टर्ब हो जाएगा तो फ्लक्स कटेगा नहीं, फ्लक्स कटेगा नहीं तो ईएमएफ कम जनरेट हो, तब बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर यूज करना होगा, बड़े बड़े जनरेटर होंगे कि कमो हो तो पूरा हो जाए, तो वो सर हैवी वेटेड हो जाएगा। इसलिए इसी तो एकदम सिंपल है ना कि ब्रश को जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रख देंगे, इसका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उससे गुजरता हुआ जो लाइन है उसी से गुजरते हुए लाइन पर जो है हम दोनों तरफ ब्रश लगा देंगे, क्लियर। अब कहते हैं असंतृप्त, इसको सर अलग से करना होगा, प्रति चुंबकन प्रभाव, इसके लिए सर हम तुमको अलग से पढ़ाएंगे, एक बार हम जो पढ़े एक बार फिर से देखो, बताओ अगर समानांतर में लगाएंगे तो सब कुछ समान होना चाहिए कि असमान, वोल्टेज भी समान होना चाहिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को निगेटिव से नहीं जोड़ेंगे, समानांतर में अगर लगाएंगे तो प्रतिरोध भी दोनों का समान होना चाहिए, और समानांतर में लगाने से अगर कोई यूनिट खराब हो जाएगा तो उसको बदलने में आसानी होगी कि कठिनता होगी। दूसरा, अगर आप समानांतर प्रचालन करते हैं तो आपको सतत रूप से बिजली मिलेगी, कभी भी बिजली का लॉस नहीं होगा, और दक्षता बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट की इनपुट बाय आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट। और उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, ये अगर मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, किधर से किधर जाएगी, ये मेन चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। मेरे दोस्त ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। और अगर इसमें आर्मेचर है और ये आर्मेचर ने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ना शुरू किया तो ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा कि सपोर्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा तो इसकी क्षमता घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जब इसकी क्षमता घट जाएगी तो आपको सर बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़े। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय यह है कि ब्रश को जो है ना वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के अक्ष में रखेंगे कि विपरीत रखेंगे, किसमें रखेंगे, अक्ष में रखेंगे, समानांतर रखेंगे, क्लियर। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे, थैंक यू वेरी मच।
एक क्लास और लगेगा, समाप्त हो जाएगा। इंटरपोल आर्मेचर प्रतिक्रिया के अगला क्लास में समाप्त कर देंगे। पकड़ो, क्वेश्चन बनाओ। कितना बच्चा है जो क्वेश्चन बनाया है? कोई नहीं बनाया? अभी जाके आज क्वेश्चन को रिवाइज करके बनाओ।